नमस्कार दोस्तों, एआईबीसी टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो ये है आरक्षण विरोधी मीडिया, संविधान द्रोही, देशद्रोही। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजेंद्र साहू जी, जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बहुत ही इस विषय के जानकार हैं। साथियों, विगत बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि जो मीडिया की जो हलचल है उसमें आरक्षण के विरोध में मीडिया इतनी हलचल मचाता है और जो जब भी कोई आरक्षण का इशू आता है तो कुछ न कुछ लेकर के चले आता है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आज। और चर्चा करने के क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय राजेंद्र साहब सर को। सर, मेरा ये सवाल है, जो वर्तमान में जो मीडिया का क्या स्वरूप है, जैसे आज का विषय है कि आरक्षण विरोधी मीडिया, संविधान विरोधी, संविधान द्रोही, देशद्रोही। तो उस विषय में मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या वर्तमान में जो मीडिया है उसका क्या स्वरूप है? जी सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब आज की मीटिंग के लिए। और आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रखा है कि आरक्षण विरोधी मीडिया जो है वो संविधान द्रोही भी है और देशद्रोही भी है, क्योंकि जो भी संविधान की बातों को नहीं मानता है, जो भी संविधान की प्रावधानों को फॉलो नहीं करता है, तो वो संविधान द्रोही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो भी संविधान के खिलाफ बात करता है या उसकी अवमानना करता है या उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसे देशद्रोही कहना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर देखा जाए तो ऐसे ही व्यक्ति देशद्रोही हैं, असल देशद्रोही यही है। जी। अब मीडिया जो वर्तमान में है वो कहीं न कहीं जो उसके कार्य है वो ज्यादातर आप पाएंगे कि संविधान के खिलाफ काम करता है। वो रोज वहां पर सांप्रदायिक डिबेट कराएगा और उस सांप्रदायिक डिबेट का जो है परिणाम ऐसा होता है कि गली गली मोहल्ले में जो है रक्षक के नाम पर जो है मॉब लिंचर तैयार हो रहे हैं और उसको जो है ब्रेनवॉश करते रहते हैं ये मीडिया। और इससे क्या होता है कि हर गली मोहल्ले में कोई आए दिन कोई न कोई व्यक्ति इस मॉब लिंचिंग का शिकार होता है। इस सांप्रदायिक जो मनोवृत्ति है उसका शिकार होता रहता है। तो मीडिया कहीं न कहीं आज जो है अपने स्वरूप को भूल चुका है और वो कहीं न कहीं ऐसी चीजों में लगा हुआ है जिससे कि ये संविधान विरोधी जितने भी कार्य हैं उसमें लिप्त हैं। वो चाहे वो बहुजनों के आरक्षण का मामला हो या संविधान के तहत जितने भी वर्ग हैं उनके सुख सुविधा अधिकार की बात हो, आजादी की बात हो, उसके खिलाफ ही मीडिया हमेशा चर्चा करती रहती है। कभी भी इसने उसके पक्ष में कभी चर्चा नहीं किया है, ना कभी उन वर्गों को बुला करके कभी बात करने की कोशिश की। आप मीडिया में अगर देखें तो डिबेट में ज्यादातर वही लोग होते हैं जो संविधान विरोधी होते हैं, जो बहुजन विरोधी होते हैं, SC ST के विरोधी होते हैं और खास करके जो दंगाई किस्म के लोग होते हैं, जो किसी तरह दंगा को बनाए रखने से भड़काने में काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान का जो है बाइनरी खड़ा करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की रोज शाम को आप देखिए तो 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक इसी की चर्चा वो मीडिया पर होती रहती है। इसका परिणाम ये हुआ कि सत्ता भी ऐसे लोगों को चाहने लगे हैं, सत्ता ऐसे लोगों के संरक्षण बन गए हैं। अब ये लोग सत्ता के फेवर में भी काम करते हैं और सत्ता इनके फेवर में काम करते हैं, तो इन दोनों का कहीं न कहीं गठजोड़ हो चुका है। अगर आज हम मीडिया का स्वरूप की बात करें तो उठाकर देख लीजिए, चाहे वो टीवी मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जितने भी प्रिंट मीडिया या टीवी मीडिया है कौन है? आप टाइम्स ग्रुप ले लीजिए या आप हिंदुस्तान ग्रुप ले लीजिए, बिरला का। टाइम्स ग्रुप जो है अरुणपुरी का है, इंडियन एक्सप्रेस जो है वो था गोयनका का। ये जितने भी
मीडिया के बड़े बड़े हाउस हैं वो कहीं ना कहीं किसी सवर्ण का है, किसी ब्राह्मण का है। और वहां पर जो भी लोग बैठे हुए हैं वह उसी वर्ग से है। उनके जो डिसीजन मेकिंग पदों पर लोग बैठे हुए हैं वहां मीडिया में, और जो भी वो तय करते हैं न्यूज क्या होना चाहिए, व्यूज क्या होना चाहिए, वो सब वो तय करते हैं, ताकि ये जो बहुजन समाज की विचार है, जो उनके अधिकार है, जो उनकी आजादी है, उसकी चर्चा ना हो सके और उसके खिलाफ जितनी भी वातावरण तैयार किया जाना हो किया जा सके। आप उठा के देखिए किसी भी मीडिया चैनल में या प्रिंट हाउस में, तो कितने लोग SC ST OBC आपको मिलेंगे। शायद पत्रकार के रूप में, एंकर के रूप में एक आध कहीं मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आपको उसका कोई भी जो संपादक होता है, एडिटर होता है, और डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर जो होता है, जो उनका बिजनेस लिंक वाले लोग होते हैं, वहां पर आपको सारे ब्राह्मण या सवर्ण मिलेंगे। अब यहाँ तक आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, फेसबुक ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, तो जो इंडिया हेड है उनके, वो भी या तो ब्राह्मण होंगे या तो कोई सवर्ण होगा। अब वो पूरा कंट्रोल करता है यहाँ पर कि किसकी बात को आगे बढ़ाना है, किसकी बात को रोकना है। अगर कोई बहुजन समाज कोई मुद्दा उठा रहा है तो उसके या तो आईडी डिलीट कर देते हैं, या उन पर बैन कर देते हैं, या उनके फॉलोवर को जीरो कर देते हैं। तो इस तरह से वो हथकंडे अपना करके बहुजन विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं। फिर उनके लोगों का कोई अगर आता है इस तरह से कोई बिगाड़ वाली बात, तो उसको बढ़ाने में वो हमेशा तैयार रहते हैं, और उनको बिना फॉलोवर के वो ब्लू टिक भी देते हैं, उनके अकाउंट को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके लोग जो है ज़्यादा जुड़ जाते हैं इसी तरह से, क्योंकि उनको एक अथॉरिटी मिल जाती है सोशल मीडिया के जो CEO वगैरह हैं उनसे। तो ये सारी बातें हैं जो अभी स्वरूप ये हम लोग। अभी अभी ये हमने एक सवाल पूछा कि जो आरक्षण विरोधी मीडिया, ये जो आरक्षण विरोधी मीडिया जो है, इसका जो स्वरूप आपने बताया कि जो है इसमें सारे के सारे एंकर है, संपादक हैं, या इसके जो हेड बैठे हुए हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इस तरह के जो लोग लगे हुए हैं, तो आरक्षण पे वो लिए बहस नहीं करते। तो मेरा ये अगला सवाल है कि जैसे आरक्षण विरोधी मीडिया, इसको मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आरक्षण पे कोई ये चर्चा नहीं करता। और जैसे मेरा ये सवाल भी आपसे है कि जो है मीडिया में मैंने कभी नहीं देखा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी मीडिया है, अखबार है, या कोई बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उनमें ये कभी मुझे देखने को नहीं मिला कि आरक्षण को लागू कराने के लिए या उस पर जो है दबाव बनाने के लिए कि इस देश के वंचित लोगों का भला हो, या आरक्षण लागू कराने के लिए कभी भी मीडिया में किसी तरह की डिबेट, डिस्कशन या चर्चा मैंने नहीं देखा। क्या सर ऐसा सही है? आप भी ऐसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल। अगर कोई आरक्षण लागू होता है तो उसके खिलाफ में मीडिया में पूरा सारे मीडिया एकजुट हो करके उसके विरोध में तरह तरह के वो जो है दुष्प्रचार करना शुरू करता है, तो प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देता है, और उस आरक्षण के खिलाफ जितना भी हो सकता है उसका जो है वो दुष्प्रचार करना शुरू कर देता है। जबकि उसे ये आकलन करना चाहिए कि इसका फायदा कितने लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई डाटा वो नहीं देता है। अगर आप देखें, जब से मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसके बाद देश के विकास में अचानक तरक्की हुई, और जो GDP कहीं 5-6% भी नहीं हुआ करता था, वो OBC आरक्षण लागू होते ही, खासकर जो उच्च शिक्षा में लागू हुआ, तो उसके बाद आप GDP 10 से 11% तक पहुंच गया, तो सीधा डबल हो गया। जहां जहां आरक्षण लागू है, रिपोर्ट मिला है, वहां वहां की कार्य कुशलता में सुधार हुआ है, वहां वहां का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसका परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ है। तो आरक्षण जो है
परफॉर्मेंस को खराब करने के लिए नहीं, बल्कि वो और उसको बेहतर बनाने के लिए सिद्ध साबित हुआ है। अब देखिए कि जब आरक्षण लागू नहीं था, खास करके ओबीसी का, तो उस वक्त जितने भी ओबीसी की जगह पर भर्ती होता था, ज्यादातर वो सवर्ण ब्राह्मण लोग भर्ती होते थे। और उसके बाद ये लोग काम नहीं किए, क्योंकि हर जगह यही लोग भरे थे, काम ये लोग नहीं कर पा रहे थे ढंग से। और नतीजा ये हुआ कि जो भी परफॉर्मेंस होना चाहिए था सारे सरकारी डिपार्टमेंट का या पीएसयू का, वो गिरता चला गया। आखिर इनका आरक्षण से पहले तो यही लोग थे, जनरल वाले ही थे, तो फिर क्यों इसके परफॉर्मेंस गिर गए? फिर जब ये ओबीसी आरक्षण हुआ तो इन लोगों ने ऐसा खेल खेला कि हर विभाग को इन्होंने जो है नीचे गिराने की कोशिश की। और नीचे गिराने की कोशिश करते हुए ये साबित करने में लग गई है कि ये सब आरक्षण की वजह से हुआ। अब अगर आरक्षण की वजह से हुआ तो कितने जो है हेड उनके जो है ओबीसी एससी एसटी के लोग थे। पहले इसका एक डाटा निकाला जाए कि जिस जिस विभाग में घाटा हुआ है या उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, तो उन विभागों का, उन पीएसयू का हेड कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसका सीईओ कौन है, उसका जनरल मैनेजर कौन है। तो आप अगर निकाल के देखेंगे तो जितने भी बैंक घाटे में गए हैं, जितने भी आपके सार्वजनिक उपक्रम जो है वो घाटे में गया है, तो उनके सारे हेड आपको मिलेंगे, वो कोई ब्राह्मण या कोई अन्य सवर्ण मिलेंगे आपको। वो ना कोई ओबीसी मिलेगा आपको, ना कोई एससी एसटी मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्यों? जबकि सेक्रेटरी भी उन्हीं लोगों के होते हैं, मिनिस्टर भी उन्हीं लोगों के होते हैं, उन जो बड़े बड़े अफसर हैं वो उन्हीं लोगों के थे, फिर भी ये क्यों हो गया ऐसा? इसका मतलब है कि आरक्षण की वजह से ये नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों ने आरक्षण को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए और इन्होंने इसके परफॉर्मेंस को गिराने की कोशिश की। जितने भी सीईओ इनके हैं, जनरल मैनेजर इनके हैं या हेड हैं, आप उनके प्रॉपर्टी की जांच कर लीजिए, उनके घर जांच कीजिए, तो देखिए कि उनकी आय के अनुपात में उनके पास संपत्ति कितनी है। तो आप पाएंगे इनके पास आय के अनुपात में बेतहाशा संपत्ति है इनके पास, लेकिन इनके संपत्तियों की जांच नहीं हो रही है। क्यों नहीं जांच होती है? जी जी जी। तो ये लोग मिल करके, और जो लोग पैसे लेकर भागने वाले हैं बैंकों के, तो वो आप देखिए कौन है। वो ज्यादातर आपको जो है 99.99 आपको मिलेंगे, आपको यही ब्राह्मण या अन्य सवर्ण मिलेंगे। अब माल्या लीजिए, वो माल्या के देखिए 10,000 करोड़ लेके गया वो, आखिर वो ब्राह्मण एक था, उसको इतना पैसा मिल कैसे गया? उसको किस गारंटी पर 10,000 करोड़ दिया? 10,000 करोड़ अगर आप किसी को 1 लाख रुपए भी देते हैं, 2 लाख की सिक्योरिटी मांगते हैं उससे, तो आप 10,000 करोड़ दे रहे हैं, उसकी क्या सिक्योरिटी थी? और वो व्यक्ति देश से बाहर चला गया, यहाँ की पुलिस है, यहाँ की सीबीआई है, और इसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं, ना कोई इसके खिलाफ एफआईआर, और वो उसके बाद निकल गया और जाके इंग्लैंड में बैठा हुआ आराम से फरमा रहा है वो, फिर ना उसे लाने की कोई हिसाब बन रही है। फिर इसी तरह से और भी बैंकों के पैसे लेके भाग गए हैं, कई नीरव मोदी है और कोई मोदी है, आपको एक आईपीएल में वो कोई ललित मोदी हुआ करता था, वो भी बाहर बैठा हुआ पैसा लेकर के। एक अभी आपको रेपिस्ट है बाबा, तो ये नित्यानंद नाम है उसका, साउथ का, उसने तो कोई कंट्री चला गया है, वो अफ्रीकन कंट्री है, वहां जा करके एक कैलासा जो है एक टापू खरीद लिया है, और वहां पर कैलासा बसा रखा है, और वहां का एक रिजर्व बैंक भी खोल दिया उसने। 17,000 करोड़ लेके गया है ये। तो मीडिया इस पर कभी चर्चा किया है कि 10,000 करोड़ लेके गया, तो इस पैसा इसको मिला कैसे? 17,000 करोड़ लेके बाबा नित्यानंद गया वहां पर, जो कितने रेप के मामले इस पर चल रहे हैं यहाँ पर, वो वहां 17,000 करोड़ लेकर के कैलासा हिल से खरीद लिया है, वहां पर उसको बसाया है और उसको वैदिक नियम लागू करने जा रहा है। तो आखिर ये कैसे हुआ? तो
किसके थ्रू गया? आखिर कोई आदमी बाहर पैसा ले जाता है घूमने भी, तो उसके परमिशन होते हैं कि आप इससे ज्यादा इतना डॉलर लेके नहीं जा सकते। ये व्यक्ति 17,000 करोड़ रुपया विदेश लेके गया, आखिर कोई तो होगा सरकारी एजेंसी, सरकार के लोग। तो वो व्यक्ति जो बैठा हुआ सरकार एजेंसी में, वो क्या ओबीसी था या SC ST का है, क्या वो माइनॉरिटी का है जिसकी सांठगांठ से वो बाहर गया, या कोई ब्राह्मण या अर्ण सवर्ण की मिली भगत से वो बाहर गया है? आप देखिए जितने भी राजदूत हैं हमारे, 140 राजदूत हैं, आपको उसमें 140 में 125 लोग यही मिलेंगे, ब्राह्मण या अन्न स्वर्ण मिलेंगे। तो इनके जो हमारे राजदूत हैं वो बाहर में यही लोग हैं। आखिर ये क्या कर रहे हैं बाहर में, किस तरह देख रहे हैं? तो बाहर में जब इन्हीं के लोग भी बैठे हुए हैं, उसके बाद भी वो लोग नहीं पकड़ा पा रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को राजदूत बनाने का क्या फायदा है? फिर बड़े बड़े पदों पर आप ऐसे लोगों को क्यों बिठा रहे हैं जो यहाँ पर लोग इतने पैसे लेते हैं और ले करके विदेश फरार हो जाते हैं? फिर ऐसे लोग क्यों हैं, हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसी हो या CBI हो या ED हो, वहां पर ऐसे लोग क्यों बैठे हुए हैं जो इन लोगों को पकड़ नहीं पाए, ट्रेस नहीं कर पाए, उनको रोक नहीं पाए और वो चले गए हैं? फिर उन बैंकों में, उस पब्लिक सेक्टर में वैसे लोग क्यों हैं कि इनको बगैर किसी सिक्योरिटी के इतने इतने पैसे दे दिए हैं? आखिर वो किस आधार पर दिए हैं, उसका क्या बेसिस था? तो क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या उस व्यक्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? फिर वहां उस समय जो मिनिस्टर लोग अभी बैठे हुए हैं, उसकी सांठगांठ उसमें नहीं, तो क्यों न जो उसके अधिकारी थे, उसके चीफ थे, उसके सचिव हैं या मंत्री हैं, इनको भी शामिल क्यों नहीं किया जाए इस घोटाले में, इस लूटपाट में? इसको भी दोषी क्यों नहीं बनाया जाए? अगर इनको दोषी बनाया, लॉन्च करके इनकी जांच किया जाए, तो पता चलेगा कि ये सारे जो काम हो रहे हैं वो किसी न किसी तरह से ये देश को घाटे में दिखा करके, इसको नुकसान में दिखा करके, और इसको सरकारी तंत्र से बाहर करने का योजना है, ताकि SC ST OBC का वहां पर जो है कोई एंट्री ना हो पाए। क्योंकि जब ये बाहर कर देंगे, निजी कर देंगे, तो वहां पर ऐसे भी निजी में इनका कोई एंट्री नहीं है, और घाटे का और उसके जो है विफल होने का ठिकरा आरक्षण के नाम पर फोड़ देंगे। तो एक्चुअली हुआ ये करने का, तो यही इनका प्लान है और कर रहे हैं, लेकिन वो जो है इनका साजिश उजागर हो रहा है। कि वो बात है ऐसी है कि दिखता है, जब इस तरह के काम करते हैं, वो दिख रहा है कि ये लोगों का जो है दुष्चक्र क्या है और ये लोग किस षड्यंत्र की तरफ ये काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें दिखने लगे, और बहुजन समाज के लोग ये पढ़े लिखे हैं, वो भी अब तहकीकात कर रहे हैं, इसकी छानबीन करने लग गए हैं, उसके जांच जब कर रहे हैं तो बात सामने आने लगी है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो किसी न किसी तरह से वो इनकी षड्यंत्र है ये। जी, यहाँ पर एक सवाल जो है ये उजागर हुआ है निकल करके। अभी तक जो है हम जो देख रहे हैं, जो मीडिया का जो सेटअप है, इस मीडिया में जो है जितना भी सेटअप बना हुआ है, ये सारा का सारा सेटअप क्या आरक्षण विरोधी सेटअप है? अधिकांश लोग जो देख रहे हैं, इसके संपादक, रिपोर्टर से लेकर के सभी आरक्षण के विरोध में होते हैं। क्या ये सारा का सारा सेटअप ही जो है आरक्षण का विरोधी है? जी सर। बिल्कुल। अभी आप देखिए कि नीट में जो है ऑल इंडिया कोटा में OBC का आरक्षण नहीं चल रहा है जी। मीडिया कभी इस बात को नहीं दिखा रहा है कि आखिर इनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब वो सीट स्टेट के अंदर था तो उसको आरक्षण मिल रहा था OBC को वहां पर, लेकिन जैसे वो सीट नेशनल कोटा में आया, ऑल इंडिया कोटा में आया, तो ऑल इंडिया कोटा में भी OBC को आरक्षण 27% मिला हुआ है। फिर क्यों नहीं भारत सरकार अपने कोटे में OBC को 27% दे रही है? कभी मीडिया ने इस बात की बहस नहीं की है, और जब भी वो इस पर बहस करता है तो वो हमेशा इसके खिलाफ बहस करता है, इसके विरोध में बात करता है। वो जब भी सरकार कोई कदम उठाती है आरक्षण लागू करने के लिए, देने की, तो सारे पेज आपको भरे रहेंगे आरक्षण विरोधियों से, और सरकार के इस कदम के खिलाफ वो हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहेंगे। मीडिया में रोज डिबेट होता रहेगा कि सरकार इस तरह गलत कर रही है, ये नहीं होना चाहिए।
तो इस तरह से जो आपकी मीडिया है वो बिल्कुल आरक्षण विरोधी मीडिया है, और वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये आरक्षण इनको मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि आरक्षण की वजह से ये लोग सही लोग जो है आ जाएंगे, और आरक्षण नहीं रहेगा तो इनको हम खदेड़ देंगे किसी तरह से। अभी यूपीएससी का जो आया है रिजल्ट, तो उसमें एससी एसटी ओबीसी से भी कम नंबर ईडब्ल्यूएस वाले का है। ये ईडब्ल्यूएस कभी जनरल होते थे और वो ज्यादा नंबर इनका हुआ करता था। आज वो जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो ये नंबर इनके कम आ रहे हैं, और उसके बाद भी ये सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आखिर आरक्षण वाले का तो एक करो उसका कट ऑफ, आखिर इनसे भी कम उसका ईडब्ल्यूएस क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। और दूसरी बात है कि जब ये हंगामा हुआ और ये बात जब यूपीएससी खिलाफ चल रहा है मामला ये, तो इसमें भी अब एक क्या किया है कि एक कोई सुदर्शन टीवी वाला है, वो एक शगुफा छोड़ दिया है कि यूपीएससी जो है अब खाली मुसलमानों की भर्ती ले रहा है। यूपीएससी के जो है ये मुस्लिम यूपीएससी में जिहाद हो रहा है। तो एक इसमें इस चीज को दफनाने के लिए एससी एसटी ओबीसी के कट ऑफ से भी ईडब्ल्यूएस का नंबर कम कैसे आया है, कट ऑफ कैसे कम आया, इसको दफनाने के लिए अब एक नया शगुफा उसने छोड़ दिया है कि इस बार मुस्लिम बहुत ज्यादा आए हैं यूपीएससी के थ्रू, तो यूपीएससी में जो है मुस्लिम जिहाद चल रहा है। तो ये लोग कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। दूसरी बात है कि वैकेंसी जो निकली थी वो तकरीबन 927 सीटों के लिए निकली थी, और रिजल्ट आया 829। तो ये 98 सीट कहाँ गए, इनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाला गया, तो ये किसको भरेंगे वहां पर। तो सीधी सी बात है, वो चाहते नहीं है कि आरक्षण के लोगों को फायदा मिले। अभी 98 में लगभग 49 सीट तो आरक्षित वर्गों को जाएगा, तो उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे डिनाई किया जाए। ये 98 सीटों का रिजल्ट पेंडिंग करके उसको किस तरह से करेंगे, इसका भी कोई इसका ब्लूप्रिंट नहीं है। और 829 सीटों का भी मांगा जा रहा है कि उसके रिटेन का नंबर बताइए, उनके इंटरव्यू का नंबर बताइए, तो ये डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। सिंपली ये सेलेक्ट हो गए हैं, इनका ये पोजीशन है, ये रोल नंबर, बस। उनका कट ऑफ नहीं बताया जा रहा है, ना तो उनका टोटल मार्क्स बताया, ना इंटरव्यू का मार्क्स बताया जा रहा है, ना रिटेन का मार्क्स बताया जा रहा है। तो इस तरह से जो ब्रेकअप नहीं बताने का क्या वजह है, जबकि और आरटीआई को में भी जवाब नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो ये लोग छुपा रहे हैं। अब मीडिया क्यों नहीं सवाल उठाया, ना तो कोई प्रिंट मीडिया में आया इस बात को लेकर, ना कोई टेलीविजन मीडिया पर आ रहा है। या 98 का आपने क्यों रोक रखा है, जब वो वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी 927 की, तो 829 का रिजल्ट आपने सिर्फ क्यों किया, 98 का रिजल्ट क्यों रोका, क्या वजह है, किसको भरेंगे इसमें। पूरा का पूरा आपको रिजल्ट निकालना चाहिए था। तो इस तरह जो है ये लोग खेल कर रहे हैं। यूपी में जो है टीचर भर्ती, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसमें एमआरसी के नाम पर जो धोखाधड़ी किया गया, इसका मुद्दा जो है उठाने के लिए हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा कुछ टिप्पणी करें। अब देखिए वहां पर क्या हुआ था, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के तहत बहुत सारे ओबीसी एससी एसटी लोग आए। अब ये सरकार को हजम नहीं हो रही कि आरक्षित वर्गों को हम इतना जो है इनको नौकरी दें। अब चूंकि वो पहले से वैकेंसी थी, वो एडवर्टाइज हो रखा था, उसके हिसाब से अलग वो कंपटीशन में एग्जाम हुआ था। अब इसको ये सरकार खत्म करना चाहती है, तो वो किसी न किसी तरह इसको अपने लोगों को भेज करके पहले कोर्ट के माध्यम से ये कोशिश किया जा रहा है कि ये जो है एग्जाम को कैंसिल किया जाए, इस रिजल्ट को कैंसिल किया जाए और वो नए सिरे से कराई जाए। और नए सिरे से कराने से क्या होगा कि फिर वो अपनी मर्जी से अपने लोगों को वो फिर उसमें निकालेंगे रिजल्ट में वो। तो ये सब खेला चल रहा है यूपी में भी। 69,000 सीटों में जो भी आए एससी एसटी ओबीसी, उनको बाहर करने का ये षड्यंत्र चल रहा है। इनको वैकेंसी में जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं आरक्षण के कोटे में, उनको किसी तरह से ये लोग जो है छांटने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे तिगड़मबाजी साजिश वहां चल रही है। कभी मामला कोर्ट में जाता है, कभी हाई कोर्ट में जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सरकार हमारे लोगों को जो है वहाँ आरक्षित वर्ग को ये षड्यंत्र में फंसा रखी है।
कोई व्यक्तिगत रूप से चले जाते हैं जिनके अब पैसे हैं कोर्ट में, लेकिन जो आम छात्र है, कैंडिडेट है, उनके पास इतनी, और इस कोरोना में ऐसी नहीं है कोई ऐसी उनके पास व्यवस्था कि वो अपना कार्रवाई कोर्ट की मदद से करवा सके। तो ये सारी चीजें चल रही है अभी यूपी में, और ये जबरदस्त चल रही है। जी जी, अभी देखिए प्रिंट मीडिया की जहाँ तक हम बात करते हैं, प्रिंट मीडिया में ऐसी ऐसी तो खबरें आती है जैसे भैंस को करंट लगा, बस खड्ड में गिरी, और जो है पिता ने पुत्र को फावड़े से काटा, और ये तो खबरें अक्सर देखने को मिलती है। उड़ने वाले बाबा, हवाई बाबा, पायलट बाबा, दुनिया भर के आबा बाबा आते हैं, लेकिन गरीबी, भुखमरी, बेकारी, इस तरह के सवालों पर जो है वो बिल्कुल भी जो है जो गरीबी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, मजदूरों की समस्याएं बढ़ती जा रही, बेकारी बढ़ती जा रही, आर्थिक व्यवस्था चौपट होती जा रही है, इस तरह के सवालों को बिल्कुल नहीं उठाता। लेकिन उनको दिखाई देता है क्या, रोज सब सुबह अगर हम लोग टीवी खोलते हैं तो उसमें टीवी पर मिलता है नजर सुरक्षा कवच मिलते हैं, बाबाओं के भाषण मिलते हैं, वो कहते हैं कि इस समय जो है गाय बहन बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कलयुग आ गया है, शुक्रों का राज हो गया है, और इस तरह से जो है ना धर्म का नाश हो रहा है, धर्म की जो है विजय, और इस तरह के टीवी खोलते सारे इस तरह के जो मिलते हैं उसमें। तो यह क्या एक पागल बनाने की योजना बन रही है। सुबह उठेंगे तो सबसे पहले एक चैनल चलता हुआ दिखाई देगा, उस पर आता रहता है राशिफल, उड़द बोदो, ये बोदो, इतना इस तरह का पाखंड जो है इस टीवी मीडियम के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। मगर जो ज्वलन समस्या है इस दबे कुचले वंचित समाज की समस्याओं के संबंध में है, आरक्षण के संबंध में, इस तरह का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा ये मीडिया चलाता है। तो ये सब क्या ये ऐसा करना मीडिया को चाहिए, या कौन से मुद्दे उठाने चाहिए इसको जो है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये 15% आबादी है जी, जो सवर्ण आबादी जिसको बोलते हैं आप लोग, आप मान के चलिए कि देश में तकरीबन अगर वो लगभग 20 करोड़ लोग होंगे, पूरे देश में 135-140 करोड़ लोग हैं। इनका मेन मकसद है कि ये देश का जो 120 करोड़ जो बाकी लोग हैं वो कमाएं और हम उस पर बैठ के खाएं और उस पर राज करें। ये 20 करोड़ सवर्ण की मेन मानसिकता यही है। अब ये देश में कम से कम लाख, करीब 10-20 लाख इनके मंदिर हैं जहां बैठ के आराम से खा रहे हैं इनको, और अकुत दौलत वहां आ रहा है। फिर ये सरकारी नौकरियों में चाहते हैं कि जो भी 2-4 करोड़ पोस्ट वहां है, 2 करोड़ सरकारी क्षेत्रों में, तकरीबन आपको 1.5 करोड़ जो है भारत सरकार में है, 1.5 करोड़ लगभग स्टेट में भी है, तकरीबन 3 करोड़ पोस्ट है। ये चाहते हैं 3 करोड़ पोस्ट पर हम लोग ही रहें, और फिर ये चाहते हैं निजी सेक्टर में भी 2-3-4 करोड़ जो जॉब है वो हमारे पास ही रहें। तो अगर इनके 5 करोड़ जॉब इनके पास हो जाते हैं कोई उपाय, तो ये 20 करोड़ लोग आराम से खप जाते हैं, इनका बैठे खाएंगे, इनको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बाकी क्या लगता है करप्शन कट गया है सरकार। कि जो बाकी लोग जो है 120 करोड़ लोग वो कमा जी जी जी, करप्शन कट गया है। जल्दी ही उपस्थित होंगे आदरणीय राजेंद्र साहब। साथियों, आज जो चर्चा चल रही है वो मीडिया की, जो आरक्षण विरोधी है, आरक्षण विरोधी मीडिया जो है वो देशद्रोही और संविधान द्रोही है। इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठा करके जो है ये जो है काम किया जा रहा है। जी सर। तो हम लोग जो बात कर रहे थे ये, और आपने जो बताई कि हर पेटी में आपको कभी जादू टोना, कभी राशिफल, कभी मैट्रिमोनियल, इनके पेज भरे रहते हैं, और वो कोई गाय मर गई है तो कोई जो है गाड़ी उलट गई है, ये सब की खबरें आएगी। एक्चुअली इनको पता है कि अगर मैं गरीबी, बेरोजगारी और जो है अशिक्षा, और अगर आपके स्वास्थ्य जो खराब है इंतजाम, उसके बारे में अगर चर्चा करूंगा तो वो पता है कि इसका कहीं ना कहीं गुनाहगार वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो गरीबी है देश में, जो अशिक्षा है, जो बेरोजगारी है, इसका मेन जो कारण है वो है देश में
उच्च जातिवाद, सवर्णवाद जो है वो गरीबी का कारण है, और शिक्षा का कारण भी है, बेरोजगारी का भी कारण वही है। तो खराब हेल्थ व्यवस्था का और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कारण है वह देश में है सवर्ण जातिवाद। अब मान के चलते गरीबी में कि कैसे इसका काम करता है जाति। आप किसी ब्राह्मण में कूड़ा बीन के खाते हुए देखा है आपने? वो अगर गरीब है, ब्राह्मण अगर गरीब है, सवर्ण गरीब है, किसी ब्राह्मण को आपने कूड़े में से बीन करके खाते जूठन देखा कभी? नहीं। उसका से गरीब ब्राह्मण भी होता है, वो चंदन टीका लगाता है और एक भगवा सर पर बांधता है और घर घर जाकर कलेक्शन कर लेता है वो भी। तो ये गरीब ब्राह्मण कहाँ से आ गया, गरीब सवर्ण कहाँ से आ गया? तो वो जानता है कि अगर नीचे वर्ग के लोगों का SC ST OBC की गरीबी दूर कर देंगे तो यह लोग मेहनत कश हैं, तो मेहनत कश लोग हैं वो सरवाइव भी कर लेते हैं। और उसके बाद वो जब हम तो बैठ के खाने वाले हैं, कामचोर लोग हैं, हरामखोर लोग हैं, तो हमारे से तो आगे निकल जाएगा फिर वो। तो वो कभी नहीं चाहता है कि ये लोग हमसे आगे निकलें। इसको रोकने के लिए वो कोशिश यही करता है कि इन लोगों को गरीब रखा जाए, इनको भूखा रखा जाए। अब ज्यादातर जो खेत और खलिहान है वो जमींदार जो लोग हैं वो कौन है? अब वो काम भी कराएंगे, उनको उचित मजदूरी नहीं देंगे, सिर्फ वो खाना दे देगा ताकि तुम कोई हालत से जीवित रहो। बाकी उसके स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होगा, कोई इलाज का प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई का कोई अगर है तो उसका कोई मतलब नहीं उससे। तो वो जानबूझ करके इतना गरीब रखते हैं कि ये अपने बच्चों को शिक्षित भी ना कर पाए, और ना शिक्षित होगा तो फिर इनका कोई अच्छा पढ़ा लिखा रोजगार नहीं मिलेगा। ये फिर बधवा मजदूर बन करके और उन्हीं के यहाँ गिरे पड़े रहेंगे। तो ये गरीबी देना उच्च जातियों का काम है, गरीबी को बरकरार रखना उच्च जातियों का काम है। और आपको आप अशिक्षा में देखिए तो वो चाहते नहीं है कि इनके बच्चे पढ़ें। अब सरकारी योजनाओं की वजह से, सरकारी स्कूलों की वजह से गरीब के बच्चे चले जाते हैं स्कूल, वहाँ मिल्क डे मिल गया, खाना मिल गया, चले जाते हैं बच्चे, किताब फ्री मिल गए, एडमिशन में फ्री हो गया, तो उनकी पढ़ाई। अब ये जो शिक्षक हैं वो ज्यादातर सवर्ण वर्ग के टीचर हैं। अब इनको बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे, उनको क्लास से बाहर कर देते हैं, और अगर वो चला भी गया तो उनको पढ़ाते नहीं हैं, उनको किताबें नहीं बांटेंगे, वो किताब को कहीं और बेच देते हैं, या किसी कह देते हैं कि किताब आई नहीं है, और रद्दी में चला सड़ जाता है वो किताब, और बाद में इन बच्चों को बिन पढ़ाए अब एक स्कीम निकाला कि 8वीं तक तो इनको पास कर दो बगैर पढ़े लिखे। अब वो आया नई शिक्षा पॉलिसी में कि इनको तो 11वीं तक पास कर दो बिना पढ़े लिखे। अब 12वीं में देखा जाएगा कि इनका क्या होगा। पिछली तक तो था 8वीं तक रोक दो, 9वीं में पता चल जाता कि फेल हो गए, पास हो गए। अब ये चीजें हो जाएगा 12वीं में। अब 11वीं तक रोक नहीं है आपको नई शिक्षा पॉलिसी में। अब 12वीं का बोर्ड में जाएंगे तो पता चलेगा कि आपके बच्चे फेल हुए या पास हुए हैं। तो मतलब है कि बिना पढ़े लिखे आपको 12वीं के क्लास तक डाल दिया जाएगा, आपको 11वीं पास करा दिया जाएगा। तो ये हथकंडे अपनाए रहेंगे लोग, इनको तो पढ़ाने का तो है नहीं मन। अब बिना पढ़ाए लिखाए आपको वो आगे नहीं बढ़ेंगे। सर एक सवाल और है, जैसे आप देखते होंगे जब भी बैकवर्ड क्लास के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए या बहुजन समाज के लिए जब भी तरक्की की कोई बात होती है या ये अपनी तरक्की के लिए आवाज उठाते हैं या इनका आंदोलन तैयार होता है, अक्सर देखा गया है कि जब जब बहुजनों के बीच में से नेतृत्व खड़ा होने की जो है प्रक्रिया निकली है, और जब जब जो है बहुजन अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पे आए हैं या अन्य माध्यमों से जो है चर्चा में आए हैं, तब तक ये किसी न किसी ऐसे स्वयंभू नेता को उतार देते हैं और वो मीडिया उसको हाईलाइट करता है ताकि वो उसकी आवाज दब जाती है और डाइवर्जन करने का काम बहुत जल्दी करता है। जो चीजें इनको एकदम से डाइवर्ट करने का काम करता है। ये बहुत बड़ी नेगेटिव है। जब जब बैकवर्ड क्लास के लोगों में से उनके वो अपने हक अधिकार को मांगने के लिए आवाज उठाते हैं, तब तक ये किसी न किसी ऐसे स्वयंभू नेता को उखाड़ देते हैं। जैसे
सोनू सूद आ गया कहीं से निकल करके, पता नहीं कहां से टपक के आ गया, या ऐसे मतलब इस तरह का, क्या आपको भी ऐसा लगता है सर? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमेशा इस तरह की जो है हथकंडे अपनाए गए हैं। जी जब बाबा साहब अम्बेडकर उभरे थे तो उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने जगजीवन राम को आगे किया उस जी समय। जी तो जी कई बार ये अपने लोगों को खड़ा करते हैं और कई सवर्ण समाज के लोगों को ही आगे कर देते हैं। जी जब उसके बाद आपको सोशलिस्ट मूवमेंट चला तो जी 77 में जो है वो इमरजेंसी के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण आया। जी वो आरएसएस का ही अंदरूनी आदमी था। जी उसका जी मेन मकसद था कि जो तत्कालीन नेताओं के बीच में जो आरएसएस के प्रति जो खिलाफत थी मन में, उसको जी खत्म करना था। और आरएसएस के प्रति जो नफरत था वहां के लोगों में उस समय, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने जयप्रकाश नारायण को लाया। और उसने वही किया कि समाजवादियों का गठबंधन करवाया आरएसएस के लोगों से, जनसंघ जी से, और जनता पार्टी बनाई। जी फिर उसी तरह से आप अब देखिए, जब भी रथ मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस समय आडवाणी रथ लेकर निकलता है और जो हर स्टेट में जो है इनके नेता उभरते हैं। आपका जो प्रधानमंत्री है गुजरात में वो आरक्षण विरोध का लीडर बने हुए थे। जी दिल्ली में केजरीवाल जो आरक्षण विरोधी का लीडर था। जी आजकल देखिए तो एक कन्हैया कुमार को इसने लीडर प्रोजेक्ट किए हुए है। जी जी अब वो बात जो बोल रहा है वही बात अगर कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति बोलता तो उसका कोई प्रचार प्रसार मीडिया में नहीं होता। लेकिन आज हर जगह मीडिया में इसको प्रचारित किया जाता है। फिर आप एक रवीश कुमार, एक पत्रकार आता है, वो जी इस तरह की बातें करता है जी और कहता है मुझे डर लगता है, मेरे को धमकी आती है, मेरे को फोन आता है, लेकिन जी उसका अभी जी तक बाल बांका भी नहीं हुआ है। जी जी तो जब भी इस तरह के मूवमेंट आता है बहुजनों का, तो इस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं। अब आपने जो जी वो सूद की बात की है, जी क्या नाम बताया? सूद। सोनू सूद, सोनू सूद। जी सोनू सूद के इतने सारे काम प्रचारित किया जा रहा है, जी तो क्या सोनू सूद के घर में कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है? जी आखिर वो कहाँ से पैसा लग रहा है? आखिर वो एक विलेन होकर के वो कितना कमा लेता है? वो कितना जी जी फंड उसको मिलता है? कौन देता है ये फंड? कौन है जी इसके पीछे? तो इस दरमियान जितने भी हमारे करीब 10 करोड़ लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे, भूखे प्यासे चल रहे थे, उनके बच्चे बिलक रहे थे, जी उसके बाद उनकी औरतें रोड पे जो है बच्चे दे रही थी, और कई लोगों के तो पैरों के खाल उतर गए और कई रास्ते मर गए। अब इन लोगों को सरकार और आरएसएस जो है अपने जी मुंह छुपाने के लिए उसने ऐसे सोनू सूद को लाया, तो 4-10 जी लोगों को जो है वो भिजवाया किसी तरह से, उसका नंबर लेकर के उसको रात दिन जो है सोशल मीडिया पर उसको प्रोजेक्ट कर करके इन सारे मुद्दों को दबाया गया। बहन मायावती जी ने 2 ट्रेन लाई है पंजाब से बिहार और यूपी के लिए, किसी को नहीं मालूम है। उन्होंने जी पैसा दिया अपना जी और लोगों को वहां पर बुक किए, और बुक करके वो पहुंचाए यूपी बिहार में। कोई नहीं जानता इसको, बहन मायावती जी ने किया। पप्पू ये तो अभी यादव चर्चा जी बन ने, गया है। जी हाँ, पप्पू यादव जी ने कम से कम सैकड़ों बस दिल्ली मुंबई से उन्होंने भर भर के भेजे हैं अपने यूपी बिहार में। कोई जी उसकी जी चर्चा नहीं कर रहा है। जी जी बहन मायावती जी ने कहा था योगी सरकार को कि मैं गाड़ी देती हूँ, तुम ले जाओ और हमारे लोगों को लाओ। और नहीं लिया उसकी बसों को। जी बिहार में 2000 बस दे रहा था तेजस्वी यादव, उसके जी बस को लेने से इनकार कर दिया। जी तो हमारे लोग जो ये कर रहे थे या करने वाले थे, उनकी ना उसको करने दिया गया, ना उनकी चीजों को लेने का कोशिश किया। और अगर कोई कर भी रहा था, अगर किसी पता चल गया तो उनके बस को जो है रोक लिया गया, उनके बस को जो अटैच कर लिया गया, उनको सीज कर लिया गया। फिर उसमें बहुत तरह का सर्टिफिकेट लाओ, पोल्यूशन लाओ, उसका लाइसेंस लाओ। तो ये सारे हथकंडे
अपनाए गए हैं और इसकी कोई चर्चा मीडिया नहीं करता है, ना मीडिया में इस बात को बताया जाता है। तो इस तरह की बातें हैं कि जब भी बहुजन आंदोलन आता है तो उसको दबाने के लिए बहुजनों में से कोई दूसरा खड़ा कर लेते हैं, या तो सवर्ण उसके एक पैरेलल एक अपना नेता खड़ा कर देता है कि और ताकि उनका रहनुमा बन करके उन्हीं का टिकट ले करके, और वो अगर इधर से नहीं तो अगर उधर से जीते तो उसका ही आदमी जीते, ताकि सवर्ण का सत्ता में कब्जा बरकरार रहे। क्योंकि अगर उधर से कोई जीत गया विपक्ष से और उन्हीं का लोग जीत गया तो उनका तो काम चलना ही चलना है, सत्ता में उन्हीं के लोग रहेंगे तो काम तो उन्हीं का होना है। तो ये सारी बातें होती है जो आपने मुद्दे रखे हैं, बिल्कुल सही बात आप। एक डिस्कशन देखने में मिला, अक्सर टीवी चैनल पर देखने को मिलता है, बैकवर्ड क्लास का अगर कोई आदमी आता है किसी काम के लिए तो उसे प्रचारित करते पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, पिछड़ों के नेता। और जब कोई ब्राह्मण होता है तो उसे कहते हैं राष्ट्र का महान नेता, उसे कहते हैं राष्ट्र का महान डॉक्टर, राष्ट्र का महान धावक। और इधर कोई रहता है तो ये लोग कहते हैं पिछड़े वर्ग का खिलाड़ी, पिछड़े वर्ग का नेता, पिछड़े वर्ग का डॉक्टर, या बहुजनों का डॉक्टर, दलितों का डॉक्टर। और उसे कहेंगे जो है राष्ट्र का महान डॉक्टर, राष्ट्र का महान खिलाड़ी, राष्ट्र का महान नेता। इस तरह की बातें ये मीडिया जो है एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन करके पकड़ाता है, ये साफ साफ पहचान बनाता है इसी चीज के लिए। या क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है सब। बिल्कुल, आपने जो ये बात रखी है ये बिल्कुल सही है कि जब भी बहुजन वर्ग से कोई नेता उभरता है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर थे, उनको दलित नेता के रूप में ये लोग प्रसारित करता है। और वही अगर कोई गांधी है तो वो राष्ट्रपिता बन जाता है, मदन मोहन मालवीय है तो उसको महामना कह देता है, ये तिलक को ये लोकमान्य कह देता है, जयप्रकाश को आपको लोकनायक कहता है। लेकिन वही अगर लालू जी आते हैं या मुलायम जी आते हैं, बहन मायावती जी आती हैं, काशीराम जी आते हैं, तो इन लोगों को जो है पिछड़ों का नेता, तो किसी को दलित नेता, इस तरह से ये लोग जो है प्रचार करता है। तो यहाँ जो मीडिया है जो है बिल्कुल इतना दूषित मानसिकता है, ये उन्हीं धर्म ग्रंथों की सारी गंदगी को अपने दिमाग में समेटे हुए हैं और उस गंदगी को ये कैरी करते रहते हैं और इसके माध्यम से वो जाहिर करते रहते हैं, क्योंकि उनका कब्जा हर जगह वही है, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो। तो जो कहते हैं वही है, करने वाले बोलने वाले वही हैं, और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो सकता कि थाने में बैठे लोग उन्हीं के हैं और जांच भी उन्हीं के हैं, और तो कोर्ट में बैठे हैं वो उन्हीं के लोग हैं। तो ये लोग चाहे जितना भी दुष्प्रचार कर ले, गंदगी कर ले और लोगों को बदनाम करे, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहेंगे अपने लिए, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, यही बात अगर बहुजन बोलेगा तो उसका बगैर कोई नोटिस के उसको जो है उठा करके अरेस्ट करके और जेल में कैद कर दिया जाएगा। अभी एक जो है आप प्रशांत कौनजिया, अब उसका कोई एक ट्वीट दिया, उस ट्वीट पर उसको दिल्ली से उठा करके ले गया और यूपी में जेल में डाल दिया। कोई अगर है हमारे लोग ये दिखा दे कि स्कूलों में जो है दाल नहीं पानी उसकी जगह पर दिया जा रहा है, पीला पानी दिया जा रहा है खाने में, रोटी जली हुई दी जा रही है, या खाने में छिपकली मिल रहा है, चूहे मिल रहा है, अगर कोई बहुजन मीडिया इस तरह की चीज दिखा देगा तो उसको पहले वो अरेस्ट कर लेंगे और अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देंगे। फिर उस पर सुनवाई भी नहीं होती है, कोर्ट भी उस पर संज्ञान, चाहे वो बेल लेने के लिए जाएगा तो बेल नहीं मिलेगा, डेट पर डेट उनका लगता रहेगा। इसी तरह 3-4 महीने उनको जेल में रख लिया जाता है। और इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, मीडिया का किसी कोने पर नहीं छपता, कोई आखिरी पेज में भी नहीं छपता, छोटे से पेज में नहीं छपता, ना तो एक टाइम का कोई न्यूज इस तरह का कोई टीवी पर आता है कि किसी खाने में जो है चूहे मिले हैं, छिपकली मिले हैं, क्योंकि वो अपनी सत्ता को बचाने में इस तरह लगे रहते हैं कि उनके कुकर्मों को भी ये लोग जायज कहते हैं और उनको सही ठहराते रहते हैं। और बहुजन समाज अगर अच्छे काम भी करेंगे तो सही बातों को और इनकी कमियों को बाहर लाएंगे तो फिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे और रात दिन इनको जो है वो दुष्प्रचारित करेंगे ताकि सत्ता पुलिस इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले ले। तो इस तरह की एक बात जिसे देखते हैं
जो पॉलिटिकल आरक्षण है वो 10 साल के लिए हर साल बढ़ता है। तो ये अखबारों के, कोई भी अखबार हो, चाहे या टीवी हो या छोटी मोटी पत्रिका हो, सभी में एक साथ जो है टाइटल मिलेगा, अनुसूचित जाति का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया। कौन सा आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया? वो डिमांड भी नहीं करता और मांग भी नहीं करता, जबकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जाने वाले व्यक्ति वो उन लोगों के दलाल के रूप में ही काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाते हैं। तो कोई डिमांड नहीं किया, मांग नहीं किया, एक तरह से जो है एक प्रचार करने का काम करते हैं। जैसे दलितों का आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ा, मांग भी नहीं किया। अब सारे अखबारों में, टीवी पर जो है एकदम से न्यूज छाई रहती है, लेकिन ताकि उसका वो बात सही में किसी को पता ना चल पाए। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे तो लगता है सर, क्या है उस बात को छुपाने के लिए। जी बिल्कुल। अब देखिए क्या है कि जो 22.5% SC/ST का रिजर्वेशन है राजनीतिक तौर पर, ये जो आर्टिकल 330, 31, 32 में ये मिलता है इन लोगों को, तो उसमें क्या है कि जो भी सत्ता राजनीतिक दल है वो उम्मीदवार देते हैं और वो उनको जिताते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो है उनका सीधा होता है कि मुझे पार्टी ने जिताया है तो मेरी वफादारी पार्टी के प्रति है, और वो अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसके प्रति उसकी जिम्मेवारी तो खत्म हो जाती है और मुझे में आपका कोई प्रतिनिधि नहीं। अब क्या है कि आजकल एक दल बदलू कानून है, उसके बाद आपको व्हिप जारी भी होता है साथ में। तो इस तरह से हमारे लोग वहां जाते हैं आरक्षित सीटों पर, तो उनके तो हाथ मुंह तो बंद हो ही जाते हैं, और वफादारी पार्टी के प्रति होती है तो वो कोई काम नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए इस आरक्षण में आजकल जैसे क्रीमी लेयर की बात चल रही है, अगर क्रीमी लेयर लगाते हैं तो सत्ता वाले को ये खतरा हो जाएगा। कोई राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि इनका आरक्षण में क्रीमी लेयर लगे। क्यों? जिस व्यक्ति को दे देगा क्रीमी लेयर में, वो व्यक्ति एक टर्म के बाद फिर वो क्रीमी लेयर में अगर आ गया तो उसके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर उनके लिए क्या होगा कि इनके जो लोग हैं वो मुखर हो जाएंगे और खिलाफ में बात करना शुरू करेंगे। आज अगर 131 लोग रिजाइन दे देते हैं आरक्षित वर्ग के लोग, तो आज सत्ता गिर जाएगी, किसी की भी सत्ता नहीं रहेगी आज, चाहे वो विपक्ष की हो या पक्ष की हो। 131 रिजाइन कर दें तो आज आपकी सत्ता जो है खत्म हो जाती है सरकार की। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इनका जो है क्रीमी लेयर इसमें लगे, और चूंकि ये इनको बिठे बिठाए इतने लोग मिल जाते हैं जो इनके एक इशारे पर जो है उंगली खड़ा करने वाले, हाथ उठाने वाले ये लोग हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले। तो इस तरह से ये लोग बिना कुछ कहे इनके आरक्षण को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बिना कहे कुछ बताए ये इनके लिए खड़े रहते हैं। इनका जो है गिनती, इनका हाथ उठाने के लिए, गिनती कराने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ मैं आपके पक्ष में हूँ। एक बात और इसमें मैं जोड़ूँ आपको कि आज 131 ये हैं, 112 OBC हैं, अब करीब 50 लोग जो है माइनॉरिटी के। अगर इनको आप टोटल कर दीजिए तो 302 लोग बैठते हैं ये। तो 302 में अभी भी बहुजन समाज के लोग वहां पर हैं, तो मतलब 243 जो है आपके सवर्ण वहां पर हैं। तो आज भी बहुजनों का वहां पर बहुमत है लोकसभा में। जिस दिन ये सारे लोग रिजाइन दे देते हैं उस दिन मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगा। तो इनमें इतनी समझ नहीं है हमारे लोगों में, नेताओं में। नेता तो बन गए हैं, चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इनमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं चुन के आया हूं तो क्या करूं, मैं संविधान हमें क्या कहता है और अपने लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूं। एक छोटी सी बात में, एक मिनट, अब ये जीत के गए हैं तो इनका तो पेंशन बन जाएगा जिंदगी भर के लिए, इनका मियाँ बीवी का लाखों रुपए पेंशन आ जाएंगे। आखिर ये डरते किस बात का है? एक बार ये कुर्बान हो जाए अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, फिर देखिए देश में तुरंत बदलाव आ जाएगा और एक बार की राजनीति बदल जाएगी। तो ऐसे हमारे लोग जो हैं वहां जाके बैठ गए हैं और उनको ट्रैप किए हुए हैं, कुछ उल्टी सीधी कामों में इनको फंसा करके रखे हुए हैं ताकि ये लोग रिवोल्ट भी ना कर सके। तो इस तरह की बातें हैं। ये आरक्षण देना मतलब मजबूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है इनके लिए, सत्ताधारियों के लिए, कि
कि अपनी सत्ता को हम बरकरार रखना है तो ये इलेक्शन को कंटिन्यू करना है। आप देखिए कि यूपी में एक राज्यसभा का इलेक्शन था, तो उसमें जो है बीएसपी एसपी के जो एमएलए थे वो भाजपा के कैंडिडेट को वोट दे दिया क्योंकि वो सवर्ण थे। ये हिम्मत एसपी बीएसपी में कैंडिडेट खड़ा हो तो दूसरे पार्टी में जो हमारे लोग हैं वो नहीं कर सकते। बीजेपी का दलित या पिछड़ा कभी भी पिछड़े के नेता को वोट दूसरी पार्टी में नहीं दे सकता वो, लेकिन इधर के लोग कर जाते हैं। सवर्ण अगर दूसरे दलों में हो तो वो अपने लोगों को साथ दे देते हैं, चाहे वो बीजेपी में हो या किसी दल में हो। तो ये सोचने की बात है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर, जो है जैसे मीडिया है, मीडिया जो आरक्षण के संबंध में हमेशा रात दिन आग उगलता है, अखबार हो या पत्रिका हो या फिर टीवी चैनल हो, सारे रेडियो तक भी ये बातें आती है कि जो आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, आरक्षण खत्म होना चाहिए। बहुत सारे टीवी चैनल पर हम लोग सुनते हैं। तो क्या ये जो है कि इतने पिछड़े वर्ग के लोग इसको सुन करके चुप रहते हैं, विरोध में पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलन नहीं करते, तो क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को भी तो कुछ आंदोलन करना चाहिए आपके टीवी चैनलों पर? क्योंकि तो आपने बताया कि जो एंकर, फोटोग्राफर और इसका रिपोर्टर सब के सब लोग ब्राह्मण बनिया ठाकुर लोग है, वही के मालिक है, अपने लोगों को रखे हुए है। उनकी बनाई हुई राय को, उनकी बनाई हुई खबर को हम असली खबर सुन करके सुनते रहते हैं और सुन करके अपना पैसा भी देते हैं, उनके चैनल को चलवाते भी है। तो क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को लिए कोई संदेश होना चाहिए? क्या इस तरह के चैनलों का बहिष्कार करें, उनको देखना बंद करें, उनमें पैसा ना लगाए? जी सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये बात कही है कि आप अगर लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे तभी इनसे लड़ पाएंगे, क्योंकि जो विरोधी है उनके पास पुलिस है, सेना है, कोर्ट है, कचहरी उनके हाथ में है, शासन प्रशासन उनके हाथ में है। अगर आप सड़क पर जायज मांगों के लिए भी निकलेंगे तो वो लोग आपके ऊपर ही उल्टा प्रहार करेंगे और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आपको अंदर कर देंगे और जिंदगी भर आप सड़ते रहेंगे। तो इसके बजाय हमारे लोग इकट्ठा होकर के लोकतांत्रिक तरीके से जब समय आए उसका फायदा उठाएं, एकजुट होकर के, और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जातिगत नेताओं के पीछे ना भागें, तब एकजुट होकर के एक नेता को दें वोट, ताकि इनको सत्ता से बेदखल कर सकें। उनका कहना था कि आप सत्ता पर कब्जा करो, क्योंकि ये सब चीज का पूंजी यही है, सत्ता सब समस्याओं की पूंजी है, तो आप पूंजी को हासिल करो, बजाय आप रोड पर जाकर के डंडे खाओ, फिर उसके बाद आपके ऊपर कोई केस लग जाए, आप जिंदगी भर आप फिर करते। तो इसलिए जो है इस तरह की, अगर आप ये काम आज आप करेंगे तो कल आपके खिलाफ वो भी करने लगेगा। तो एक रास्ता अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो वो रास्ता किसी और के लिए भी कामयाब हो सकता है। आज लेटरल एंट्री अगर मोदी जी ने कर दिया है तो कल बहुजनों की सत्ता आती है तो सारे सचिव हमारा लेटरल एंट्री से भर्ती हो सकता है। अब मोदी जी ने जो रास्ता खोला है वो अपने लिए नहीं खोला है, वो आपके लिए भी खोल दिया है। तो कल वो 8 किया तो हम चाहें तो 800 सेक्रेटरी को लेटरल एंट्री के थ्रू भर्ती कर सकते हैं। और मोदी जी ने जो है इंदु मल्होत्रा को बना दिया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, और एक बना दिए हैं वो यूयू ललित को बना दिए हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज। तो आपकी सत्ता आती है तो आप भी डायरेक्ट बहुजनों को वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं जज अपना, तो ये रास्ता आपके लिए भी खुला हुआ है। तो इसलिए मैं सोचिए कि उसने जो किया तो वो खाली अपने लिए किया और हमारे लिए नहीं है, वो रास्ता आपके लिए भी है। अगर कल इस पर कोई बहस होगी तो ये कहा जा सकता है कि तुमने जब ये किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तुम 8 किए तो मैं 80 क्यों नहीं करूंगा, मैं आपसे 10 गुना हूँ हर चीज में, संख्या हमारी 10 गुना है। इसी बात हमारे 10 लोग जाएंगे वहां पर, आपके 1 लोग जाएंगे तो मेरे 10 लोग जाएंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। वो क्या कर रहे हैं खाली उसको वॉच करिए, उनको आप लिख के उनको नोट करिए कि ये रास्ता इन्होंने बनाया। एक अमली हम की तरफ करते हैं तो 4 अमली हमारे तरफ होता है, तो आप इसको नोट करिए कौन कौन से अंगली उसने उठाया, उस अंगली के खिलाफ अंगली किधर है वो देखना है आपने, और वो नोट करके आप सत्ता को लेने की कोशिश करिए। जिस दिन सत्ता आ जाएगी उसी का फार्मूला को यूज करिए और अपना काम कीजिए, फिर हमें भी जरूरत नहीं है उस सब कामों का जो वो काम कर रहे थे। हाँ जी, आप समय थोड़ा समाप्ति की हो रहे हैं, क्योंकि चर्चा चल रही है कि जो
आरक्षण विरोधी मीडिया है वो संविधान द्रोही और देशद्रोही है। इस विषय पर आपसे चर्चा चल रही है, हमारे साथी भी इस पर जुड़े हुए हैं और कई लोगों ने कई तरह के सवाल पूछे हैं। एक सवाल ये आया है कि अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि ये संविधान द्रोही और देशद्रोही कैसे है। जो आदमी संविधान को नहीं मानता है, संविधान के प्रावधानों को नहीं मानेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? संविधान द्रोही तो बोलेंगे ना। अब कोई संविधान जलाया तो संविधान जलाने वाला क्या होगा? देशभक्त हो गया, देशद्रोही होगा। और उसको जलाने वाले के खिलाफ कोई तरह का न्यूज नहीं देना, क्या ये देशद्रोही का काम है या देशभक्त का काम है? और जो मीडिया कहता है, तो आप एक देखिए कि मैंने पिछली कई कड़ी में बता चुका हूं कि प्राइवेट सेक्टर भी आरक्षण के दायरे में आता है संविधान के तौर पे। संविधान में सब दिया हुआ है। हमने आर्टिकल 12 की बात की, 16(4) की बात की, उसमें बताया था कि ये भी आता है। क्या मीडिया में 50% आरक्षण देता है? वो 50% बहुजन नहीं आता है, तो उनकी फोटो नहीं करता। अगर कोई आदमी यह सोचे कि एक कानून कल बनेगा तब करूंगा और करूंगा नहीं करूंगा तो मर्जी होगी, और संविधान आप मानते हो, संविधान में लिखा हुआ है 50% आरक्षण होना है, तो क्यों नहीं आप अपने मीडिया, अपने चैनल, अपने पेपर में इनको भी देते हो 50%? वहां पर आप रखो ओबीसी, एससी, एसटी को, तभी तो मानेंगे कि आप इस देश के संविधान को मानते हो। तभी तो जानूंगा कि आप इस देश के लोगों के साथ खड़े हो, आप एससी, एसटी, ओबीसी के साथ खड़े हो। तो वो एक आदमी इनका नहीं है और संविधान की व्यवस्था है उसको भी इंशाल्लाह नहीं मानता है। तो हमारे जो आर्टिकल 51 क्या कहता है कि जो भी संविधान को या राष्ट्रीय प्रतीकों को नहीं मानता है, वह व्यक्ति जो है देशद्रोही है। जिसके मन में राष्ट्र के संविधान, राष्ट्र का जो है चिन्ह, राष्ट्रीय जो पशु पक्षी है उनका जो है सम्मान ना करे, उनकी रक्षा ना करे, उनकी हत्या करेगा, तो उस पर सजा देने का प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति संविधान जला रहा है या उसके प्रावधान को नहीं मान रहा है, उसके लिए क्या डंडा जरूरी है कि उसको डंडा पड़ेगा तभी करेगा? वो आप लागू करो अपने मीडिया चैनल में 50% एससी, एसटी, ओबीसी को लो, तभी तो मानूंगा कि आप संविधान के प्रति सच्चे वफादार आदमी हो। तो अगर ये नहीं मानता, जो संविधान नहीं मानेगा, जो राष्ट्रीय प्रतीकों को नहीं मानेगा, राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानेगा, तो वो तो राष्ट्रद्रोही तो माना जाएगा, देशद्रोही तो माना जाएगा उससे। और संविधान की बात नहीं मान रहा है तो संविधान द्रोही सीधा हो गया वो। जी जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने जो है। तब अब समय समाप्ति की ओर है। अब क्योंकि हमारे दर्शक इस पर लगातार देख रहे हैं। साथियों, एक नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है 9415973984। यदि आपकी कोई सवाल हो, यदि आप इस चैनल के माध्यम से आकर अपनी बात करना चाहते हो, तो आप इन दिए गए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और साथियों से सभी निवेदन है कि इस मीडिया के चर्चा को आप जो है शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों को दीजिए, भेजिए, कमेंट करिए, और कोई सुझाव अगर देना है तो हमको इस पर नंबरों पर दे दीजिएगा। और ये चर्चा चल रही है कि जो है आज का हमारा जो मीडिया है, आरक्षण विरोधी मीडिया, संविधान विरोधी और देशद्रोही, इस पर बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय राजेंद्र साहब सर ने बहुत अच्छी बात कही। तो आप लोग इस पर ध्यान दें। सर, बस कंक्लूजन के लिए एक लाइन में चाहता हूँ कि जो है कि ये इसका पूरी डिबेट का सार देते हुए ये कार्यक्रम यही समाप्त होगा। जी सर। बिल्कुल। देखिए, अब हमें क्या करना होगा, वो अपनी तैयारी कर लिया है आरक्षण विरोधियों ने, तो आरक्षित वर्ग को क्या तैयारी करनी चाहिए? तो इस देश में अगर मैं मान के चलूं कि 100 करोड़ लोग हमारे हैं बहुजन समाज के, और माइनॉरिटी को भी जोड़ दें उसमें, तो लगभग 120 करोड़ लोग होते हैं। और उनको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, 24, 25 करोड़ परिवार हमारे हैं। 25 करोड़ परिवार में कम से कम 10 करोड़ परिवार जो है टीवी को आप चला रहे हैं, और उसके जो है आपके पास जो है कनेक्शन होगा, आपको केबल कनेक्शन महीने का 3-4 रुपया भर रहे हैं। तो क्यों न आप इस कनेक्शन कटवा दीजिए। आपके तरफ से कम हजारों करोड़ जाता है मनुवादी मीडिया को,
और जो आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, आपके पैसे पर वो मजबूत हो रहा है। तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया के थ्रू आइए, सोशल मीडिया पर आप देखिए, हर चीज वहां मिलेगा, अपनी बात रखिए, लोग की बात जानिए। जो मेन मीडिया है वो आपकी बात से नहीं करता है, आपके खिलाफ करता है, और आपके पैसे खा के वो मजबूत हो रहा है। तो एक तो उन मीडिया को आप जो है सब्सक्राइब करना बंद कीजिए, उनके चैनलों को देखना बंद कीजिए, आप जो केबल कनेक्शन कटवाइए, आप सीधे डीडी को जो देखना है थोड़ा न्यूज देख लीजिए, और अपने मोबाइल से आप जो भी देखना सोशल मीडिया देखें। दूसरी बात, जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस, आप जितने भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उनको एकदम बंद करिए, उनसे आपका कोई लाभ नहीं है। आप साल में अगर 5,000 10,000 का खर्चा करते हैं उसमें, तो वो कहाँ जाता है? वो आपके विरोधियों के पास जाता है। तो वो आपके विरोधी जो है पंडित पुजारी आपके पैसे लेता है और उसको परवरिश होता है उसका, और फिर वो आपके आरक्षण के खिलाफ रोड पे वो बिगुल बजाता है, और वो अपने बैठे लोग, उनके जज और उनके जो शासन प्रशासन, उनकी बातों पर आकर के फिर आपके खिलाफ वो फैसले देता है वो। क्योंकि ये मजबूती उनको वहां से मिलती है कि हमारे लोग सड़क पर भी हैं, और सड़क पर लोग इसलिए आते हैं कि सोचते हैं कि कोर्ट में मेरे लोग हैं, वो एक दूसरे को जी सपोर्ट करते हैं वो। तो इस तरह की जी चीजें आप। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आज समय जी आ गया है कि आप खरीदारी किसी सामान का करते हैं तो आप अपने लोगों के दुकान से खरीदिए सामान, चाहे कपड़ा खरीदते जी हो, मेडिसिन खरीदते हो, राशन खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, या आप कोई जी फ्रिज या एसी खरीदते हो, या कोई कूलर खरीदते हो, पंखा खरीदते हो, तो आप कोशिश करिए कि आपके एरिया में जो आपके लोग बैठे हुए हैं वहां पर काम बेचने वाले, तो उससे सामान खरीदिए और अपने जी बहुजन व्यवसाय को मजबूत करिए। जो बहुजन व्यापारी हैं उनको आगे लाइए, उनको मजबूत करिए। अगर उनके जी पास दो पैसा होगा तो कल उनसे कहा जा सकता है कि आप फिर अपना कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा करिए, चाहे स्कूल कीजिए, हॉस्पिटल कीजिए साथ में। तो वो तभी हमारे लोग सशक्त जब होंगे तभी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। कल आपको जी चंदा की भी जरूरत होगी 30,000 रुपया, तो तभी तो देगा जब वो आपके मजबूत होगा। आप किसी और का जी घर भरेंगे और चंदा मांगने जाएंगे तो कौन देगा आपको? तो जी हमारे लोगों को बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जी आपको जो है म्यांमार में क्या किया था, वहां के बौद्धों ने सारे रोहिंग्या के दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दिया और उनको कंगाल कर दिया उन लोगों ने। जी तो अंत में वो भिखारी बन के और उसके बाद फिर उस पर जो अटैक हुआ तो भागना शुरू कर दिया। तो जी जी हमें ये परसेंट लोगों को कंगाल अगर जब करना चाहें तो इनके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दीजिए, ये भिखारी बने पैसा देना बंद कर दीजिए। हाँ, ये भिखारी जी बनना शुरू हो जाए। आप इनका जी हनुमान चालीसा पढ़वाना बंद कर दिए, सत्यनारायण स्वामी कथा बंद कराइए इनका, सीधा जी ये लोग जो है भिखारी बनना शुरू हो जाएंगे। मंदिर जाना बंद करिए, वहां चढ़ावा देना बंद करिए, जी उससे मजबूती है। अब मंदिर के पास 10 दुकानें हैं, इन्हीं की दुकान होती है, आप लोग वहां दुकान तो बैठते हैं, ठीक है, मिठाई जी मेरे लोग बेचते हैं, माला फूल हमारे लोग बेचते हैं, लेकिन दुकानें किराया तो उन्हीं को जाता है फिर। जी तो जी जी आप लोग और कोई करके काम करके खा लीजिए, कमा लीजिए, लेकिन आपका पैसा किसी न किसी रूप से अगर आपके विरोधियों के पास जाता है तो आप जी आने वाले समय के लिए अपने दुश्मनों को मजबूत कर रहे हैं। ये बहुजन लोगों जी को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथियों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भेजिए, कमेंट करिए। यदि कोई सुझाव हो तो दिए हुए नंबरों पर आप हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सभी को आदर, जय संविधान, जय भारत। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती समय दिया।